नमस्कार, टीएमसी दर्शी की यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। लिमिटेड टाइम बचा है नॉर्सेट 6.0 प्रीलिम्स की एग्जाम के लिए और नॉर्सेट 6.0 प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल क्लास एनेस्थेसियोलॉजी पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट की और बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से हमने एनेस्थेसिया और उसकी ड्रग्स को डील किया था। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों वो है एनेस्थेसियोलॉजी पार्ट सेकंड। और इस पार्ट सेकंड में आज हम मुख्य रूप से जो डील करेंगे वो करेंगे एमसीक्यूज को। एनेस्थेसियोलॉजी या एनेस्थेसिया एनेस्थेटिक एजेंट से क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सवालों का जवाब और उन सवालों की हकीकत की किस तरीके के सवाल आखिरकार पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था थ्योरी के बारे में, कंप्लीट थ्योरी हमने देखी थी एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में, लेरिंजियल मास्क, एयरवे के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में अपन ने कंप्लीट देखा था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एमसीक्यूज को डील करेंगे। और जो बच्चे आज पहली बार ये एनेस्थेसियोलॉजी पार्ट सेकंड देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये पार्ट सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि आज इस पार्ट के अंदर हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे एमसीक्यूज को। हमने चाहे वो हेलोथेन के बारे में डिस्कस किया हो, चाहे वो आइसोफ्लूरान के बारे में किया हो, या टीवा यानी टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेसियोलॉजिकल ड्रग्स के बारे में बात की हो, सारे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को हमने कंप्लीट रूप से कीटामाइन के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से हमने बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम उनको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास में लिमिटेड टाइम अपने पास में बचा हुआ है। इसलिए हम सीधे के सीधे एमसीक्यूज को डील करेंगे। और एक तरीके से ये मान के चलिए कि ये जो क्लास है आज की, वो आपकी ये क्लास इसलिए बनाई जा रही है कि ताकि आप असेसमेंट कर सकें कि एनेस्थेसिया में आपको कितना आता है और कुछ एमसीक्यू सीख सके ताकि आने वाले एग्जाम में आप उनका राइट आंसर कर सकें। ठीक है, चलिए पहला सवाल, चलिए लेके चलता हूं मैं एनेस्थेसियोलॉजिकल पार्ट की तरफ आपको। और पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने सवाल पढ़ेंगे और सवाल को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं, अपने डेली लाइफ के हिसाब से भी बता रहा हूं दोस्तों। एग्जाम को सवाल जब आप हैंडल कर रहे हैं, सवाल को डील कर रहे हैं, तो हमेशा एमसीक्यू को 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने से मतलब यह कि आपकी अंडरस्टैंडिंग 50% वहीं पे बन जाएगी। और दूसरा, सवाल के अंदर आपको की पॉइंट की पहचान करनी है, जो हमेशा से मैं बोलता आया हूं, पिछले बहुत टाइम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल 2 बार पढ़ेंगे। सवाल है प्लेसमेंट ऑफ ए डबल ह्यूमन ट्यूब, प्लेसमेंट ऑफ ए डबल ह्यूमन ट्यूब फॉर लंग सर्जरी इज बेस्ट कंफर्म्ड बाय, कि लंग सर्जरी हो रही है एक पेशेंट की और लंग सर्जरी उस पेशेंट की हो रही है, उसमें हम डबल ह्यूमन ट्यूब डाल रहे हैं। और दोस्तों ये जो डबल ह्यूमन ट्यूब है वो आप ट्यूब जो बात हो रही है यहाँ पे वो हो रही है आपकी ईटी ट्यूब की, एंडोट्रेकियल ट्यूब की बात यहाँ पे हो रही है। और डबल ह्यूमन ट्यूब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब में हम पढ़ चुके हैं, लेरिंजियल मास्क एयरवे के अंदर हमने पढ़ा था कि डबल ह्यूमन ट्यूब कौन सी होती है, क्या फीचर उसके होते हैं। तो डबल ह्यूमन ट्यूब डाली गई है। डबल ह्यूमन ट्यूब को कंफर्म करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? देखिए, ट्यूब प्लेसमेंट को कंफर्म करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। अगर आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब को देखेंगे तो उनके लिए अलग कंफर्मेटरी मेथड होते हैं। अगर आप संट्स को देखेंगे कुछ तो संट का अलग मेथड होता है। वैसे ही आपको पूछा गया कि EtCO2 का या एयरवे प्रेशर का या क्लिनिकली बाय अस्कल्टेशन या ब्रोंकोस्कोपी, यानी कि कौन सा बेस्ट मेथड है एक एंडोट्रेकियल ट्यूब को कंफर्म करने का। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे सवाल का? ऑप्शन ए है EtCO2, कि EtCO2 जो है वो बेस्ट मेथड है। ऑप्शन बी है एयरवे प्रेशर मेजरमेंट, कि एयरवे के अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर कौन सा, कि हम जब इंस्पिरेटरी प्रेशर पेशेंट को दे रहे हैं तो उस प्रेशर से लंग का एक्सपांडेशन कितना हो रहा है, उस प्रेशर को हम मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ट्यूब जो है वो करेक्टली अपने प्लेस के अंदर है। ऑप्शन सी है क्लिनिकली बाय अस्कल्टेशन, कि हम अस्कल्टेशन करेंगे और लंग फील्ड जो है उनको चेक करेंगे अस्कल्टेट करके कि एयर एंट्री लंग के कौन से पार्ट में है, कौन से पार्ट में नहीं है। मान लीजिए कि लंग के एक पार्ट में एयर एंट्री है, एक पार्ट में नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी ट्यूब जो है वो यूनिलेटरल डेविएट हो चुकी है। अगर वो दोनों तरफ है, इसका मतलब है कि ट्यूब जो है आपकी एकदम प्रॉपर प्लेस के अंदर है। अगर वो राइट लंग में प्रेजेंट है, लेफ्ट में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ट्यूब जो है वो राइट पार्ट में डेविएट हो चुकी है। इस तरीके से आपको पहचान करनी है। अगर पहचान के लिए आपको सवाल ऐसा पूछा गया है कि बेस्ट मेथड कौन सा है या कंफर्मेटरी मेथड, क्या चीज? कंफर्मेटरी।
कंफर्मेटरी मेथड के लिए पूछा है। कंफर्मेटरी मेथड चाहे वो सिंगल ल्यूमन ट्यूब हो, चाहे वो डबल ल्यूमन ट्यूब हो, चाहे वो ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब हो, चाहे कैसी भी ट्यूब हो, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो हम एयरवे को सिक्योर करने के लिए जो लगा रहे हैं, उसके लिए बेस्ट कंफर्मेटरी मेथड जो होगा वो क्या होगा? कैप्नोग्राफी। कैप्नियोग्राफी होगा। कैप्नियोग्राफी का मतलब है हम जांच पड़ताल करेंगे CO2 की। CO2 की हम जांच पड़ताल करेंगे कि CO2 जो है वो हम कितना रिसीव कर रहे हैं। नॉर्मल जो CO2 का जो प्रेशर होना चाहिए ब्लड के अंदर, एक देखिए, एक कैप्नियोग्राफी करेंगे, एक EtCO2 जो होता है, एक आप दोस्तों ABG करते हैं या VBG करते हैं। ABG या VBG करेंगे तो ब्लड के अंदर आपको CO2 दिखेगी। आप कैप्नियोग्राफी करेंगे या EtCO2 को जो चेक करें, EtCO2 का मतलब है कि एंडोट्रेकियल CO2, और एंडोट्रेकियल CO2 के लिए एक डिवाइस लगी होती है दोस्तों। और एंडोट्रेकियल ट्यूब जिस पेशेंट को लगे, आपको पता है कि मॉनिटर रहेंगे, वेंटिलेटर रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी। तो EtCO2 वो चीज होती है, एक डिवाइस होती है जो ET ट्यूब जो हम लगाते हैं उस ET ट्यूब के आगे लगती है। एक फ्लो सेंसर लगा हुआ होता है। वो फ्लो सेंसर जो है आपके कार्डियक मॉनिटर जो लगा होता है, इसके अंदर आपको बताता है कि अमाउंट ऑफ CO2 कितनी है, उसके अंदर कितनी CO2 का अमाउंट प्रेजेंट है। तो वो होता है कंफर्मेटरी मेथड। तो ऑप्शन ए जो है वो होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। और इसकी जगह अगर कैप्नियोग्राफी होता तो कैप्नियोग्राफी को अपन राइट आंसर मानते हैं। इसके अलावा जो एयरवे प्रेशर मेजरमेंट है ये राइट आंसर नहीं है, गलत ऑप्शन है। अस्कल्टेशन करके हम कंफर्मेटरी मेथड नहीं लगा सकते। ब्रोंकोस्कोपी से अपन को करने की जरूरत नहीं है। एक ET ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करने के लिए अगर हम ब्रोंकोस्कोपी यूज कर रहे हैं तो वो तो हम मेडिकल फील्ड में हम बहुत पीछे रह गए, इसका मतलब ये है। तो आपको इतना भारी काम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप क्या करेंगे, वहां पे EtCO2 चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। ये सवाल था, ये एनेस्थेशिया के ही सवाल हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल, ए 52-year-old मेल डायग्नोज एज ट्रिपल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कि एक 52-year-old मेल है जो डायग्नोज हुआ है ट्रिपल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज से विद पुअर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर पुअर फंक्शन है, यानी कि यहां तक का सवाल ये समझ में है कि वो जो पेशेंट है उसको कार्डियक डिजीज है। क्या है इस पेशेंट को? कार्डियक डिजीज इस पेशेंट को है। यहां तक कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी हैज बीन डन। तो यानी कि CABG इस पेशेंट की हो चुकी है। यानी कि अभी तक जो डाटा से हमें पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि पेशेंट दिल का मरीज है। और दिल का मरीज कौन सा? वो प्यार या मोहब्बत का शिकार नहीं है, वो हो चुका है अपने एथेरोस्क्लेरोसिस से या प्लग फॉर्मेशन से या कोरोनरी आर्टरी डिजीज से वो परेशान है पेशेंट। was decided during maintenance of anesthesia। अब पेशेंट को सर्जरी करेंगे तो एनेस्थेशिया तो चाहिए। तो एनेस्थेशिया जब हम दे रहे हैं, तो जब हमने बात किया था पार्ट 1 के लिए, एक होता इंडक्शन, एक होता मेंटेनेंस। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या किसी भी टाइप की कार्डियक डिजीज के अंदर ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेशिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट शुड बी प्रीफर्ड। यानी कि बेस्ट कार्डियक स्टेबल मेंटेनेंस एजेंट कौन सा होगा, ये आपसे पूछा। यानी कि बेस्ट एनेस्थेशियोलॉजिकल या एनेस्थेटिक एजेंट जो कार्डियक प्रॉब्लम में, कार्डियक सर्जरी में बेस्ट एजेंट बनता है, वो कौन सा है या आप कौन सा देने वाले हैं। सिंपल बात ये है, यानी कि कार्डियक पेशेंट के अंदर कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट बेस्ट एजेंट होता है। ऑप्शन ए देखते हैं, IV ओपिड्स, कि आप ओपिड दे दीजिए। ऑप्शन बी है आइसोफ्लूरेन दे दीजिए। ऑप्शन सी है हेलोथिन दे दीजिए। ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड उस पेशेंट को दे दीजिए। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है दोस्तों, ये तो राइट आंसर होने नहीं वाला, इसको मैं यहीं पे काट देता हूं। IV ओपिड जो होते हैं, IV ओपिड दोस्तों इसलिए देते हैं अपन कि आपने मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, और अब तक तो आप बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके होंगे। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में हम ओपियोइड देते हैं पेशेंट को, और ओपियोइड देने का कारण ये होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में ओपियोइड देने का रीजन ये है कि पेशेंट जो है वो आपके पास में आएगा एंजाइटी के साथ में। एंजाइटी अगर पेशेंट को होगी तो आपने देखा होगा कि जो ओपियोइड के नशे करने वाले जो बंदे होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, जब वो ओपियोइड लेते हैं तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एंजाइटी उससे डिक्रीज होती है। एंजाइटी जब डिक्रीज होगी तो आपका कार्डियक स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, यानी कि कार्डियक स्टेबिलिटी की तरफ पेशेंट बढ़ेगा, और कार्डियक स्टेबिलिटी की तरफ पेशेंट बढ़ेगा तो उसकी हार्ट रेट कम होगी और कार्डियक ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, मायोकार्डियल मसल को ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी। तो ओपियोइड देने का कारण यह कि पेशेंट की
एंजाइटी हमें कम करना है। एंजाइटी अगर कम हुई, स्ट्रेस पेशेंट का रिलीव हुआ तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा, हम उसमें देते हैं। तो कार्डिक सर्जिकल एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, ये सर्जिकल एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, ये ओपियोइड है जिसको एनाल्जेसिक के रूप में अपन देते हैं। यहां पे राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा? राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों होगा आइसोफ्लुरान। आइसोफ्लुरान, आइसोफ्लुरेन जो है वो राइट आंसर होगा। और राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि मोस्ट या बेस्ट एनेस्थेटिक एजेंट यूज्ड फॉर कार्डियक सर्जरी बोथ फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस की बात आए इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट में, तो कार्डियक सर्जरी के लिए बेस्ट कौन सा होगा? आइसोफ्लुरान होगा। आइसोफ्लुरान बेस्ट होगा कार्डियक सर्जरी के लिए। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी के लिए भी बेस्ट होता है, सीएसडी वाले पेशेंट के लिए भी बेस्ट होता है। यह है एनेस्थेटिक एजेंट इनहेलेशनल। देखिए कार्डियक सर्जरी के लिए बेस्ट, कार्डियक सर्जरी। देखिए इन चीजों को मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है और ना ही हम बात कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने पार्ट 1 में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा टाइम यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कार्डियक पेशेंट के लिए बेस्ट एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा होगा? अगर इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट का सवाल पूछा जाए, इनहेलेशनल का, और या पूछा जाए आपसे टीवा से सवाल पूछा जाए, तो इनहेलेशनल से पूछा जाएगा तो आपको आइसोफ्लुरान करना है, कुछ भी नहीं सोचना समझना, कुछ नहीं करना, आइसोफ्लुरान आपको राइट आंसर करना है। टीवा से पूछा जाए तो दोस्तों आपको इटोमिडेट करना है। क्या करना है? इटोमिडेट राइट आंसर कर देना है। ठीक है, ये होने वाला है इसके लिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, राइट आंसर होगा इसका आइसोफ्लुरान। नेक्स्ट सवाल, ए 5 year old, नेक्स्ट सवाल आ चुका है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आ चुका है। ए 5 year old चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम साइनोटिक हार्ट डिजीज, कि साइनोटिक हार्ट डिजीज से पेशेंट है वो सफर कर रहा है। ही इज प्लान फॉर करेक्टिव सर्जरी, कि करेक्टिव सर्जरी जो है उस बच्चे के लिए हमने प्लान की है। द इंडक्शन एजेंट ऑफ द चॉइस वुड बी, कि इंडक्शन एजेंट जो है वो चॉइस कौन सा रहेगा इस बच्चे के अंदर। क्या पूछा आपसे कि साइनोटिक हार्ट डिजीज या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के साथ में बच्चा है, साइनोटिक हार्ट डिजीज, ही इज प्लान फॉर करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी उसको किया, तो एजेंट कौन सा होने वाला है यहाँ पे? देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? कीटामीन इसका राइट आंसर होगा। थियोपेंटन राइट आंसर नहीं होगा। थियोपेंटोन के साथ में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अपन या साइनोटिक हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं दोस्तों। बेस्ट एनेस्थेटिक एजेंट टीवा के अंदर अगर एडल्ट की बात करेंगे, और एडल्ट में अगर देखिए अगर आपको स्पेसिफिक पूछा जाए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में या साइनोटिक हार्ट डिजीज के बारे में, तो कीटामीन कर रहा है। उसके अलावा जितने भी कार्डियक सर्जरी वो इटोमिडेट परफॉर्म करवाता है। यहाँ पे थियोपेंटोन राइट आंसर नहीं होगा। कीटामीन हेलोथेन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है, उसका हम नहीं करेंगे। और मिडाजोलाम एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। राइट आंसर थियोपेंटोन और कीटामीन से बनेगा। राइट आंसर जो होगा वो कीटामीन होगा। हमने पढ़ चुकी है सारी चीजें। साइनोटिक हार्ट डिजीज के लिए, साइनोटिक हार्ट डिजीज के लिए राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? कीटामीन होने वाला है। ठीक है, कीटामीन को याद रखना है। आपको पीडियाट्रिक पूछा जाए, आपको इन्फेंटाइल पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, अगर साइनोटिक हार्ट डिजीज की बात आएगी, एजेंट ऑफ चॉइस जो बनेगा टीवा के अंदर वो कीटामीन बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आगे वाला देखिए। हम ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम ज्यादा वहां पे वापस से टाइम देने में कोई मतलब नहीं है। हम इससे अच्छा कोई नया टॉपिक और लेके आएंगे, उसके ऊपर डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल सवालों की बारी है तो सवाल अपन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, ए 6 month old child is suffering from patent ductus arteriosus। एक 6 month old बेबी है और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस से सफर कर रहा है विद कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। लिगेशन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस वाज डिसाइडेड फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट, कि सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए लिगेशन जो है वो डिसाइड किया गया था। ये कहानी है जो दोस्तों वो आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए, आपको भटकाने के लिए। सिंपल बात इतनी याद रखना, कार्डियक प्रॉब्लम। क्या याद रखना? कार्डियक प्रॉब्लम। कार्डियक प्रॉब्लम है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस विद मिनिमल हीमोडायनामिक अल्टरेशन फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेशिया, कि इंडक्शन ऑफ एनेस्थेशिया के लिए बेस्ट एजेंट कौन सा होने वाला है। और एजेंट आपको लिए पूछा है, एजेंट आपको जो पूछा है वो क्या है? इन्फेंट के अंदर, और क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। तो मोस्टली देखिए अगर आपको सवाल पूछा जाए, यहाँ पे जो सवाल पूछा गया दोस्तों वो कार्डियक सर्जरी की तरफ आपको घुमाया गया। हालांकि यहाँ पे साइनोटिक हार्ट डिजीज का या किसी भी हार्ट डिजीज की बात यहाँ पे की नहीं गई है। पर अगर देखिए अगर हार्ट डिजीज आया है, देखिए ये जो सवाल होते हैं इस तरीके के कंट्रोवर्शियल सवाल होते हैं। इन सवालों में अगर हार्ट डिजीज आपको पूछा गया ना,
तो हार्ट डिजीज के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, आइसोफ्लूरान करना है, आइसोफ्लूरान करना है, बिल्कुल आइसोफ्लूरान के साथ में जाएंगे। बट अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई और आपको सीधा पूछा गया कि इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस फॉर द सर्जिकल करेक्शन या सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एनी सर्जरी ऑफ ए चाइल्ड और ऑफ ए इन्फेंट, तो कौन सा होने वाला है? बच्चों के अंदर देखिए कार्डिक के लिए वापस से कहां जाना, कार्डिक के लिए वापस से जाना आइसोफ्लूरान के साथ है, ठीक है, आइसोफ्लूरान के साथ में, ठीक है। और इंडक्शन के लिए जहां जाएंगे चाइल्ड में, जनरल स्टेटमेंट पूछा जाए इंडक्शन के लिए बेस्ट एनेस्थेटिक एजेंट फॉर इंडक्शन, तो क्या होने वाला है वो वहां पे होगा, क्या होगा, इंडक्शन के लिए बेस्ट एजेंट जो होगा वो सिवोफ्लूरेन होगा, सिवोफ्लूरेन इसलिए होगा एस फोर क्या होगा, स्वीट होगा, और स्वीट होगा मतलब ये नॉन पंजेंट होता है दोस्तों, नॉन पंजेंट है, नॉन पंजेंट है इसका मतलब क्या है कि ये बच्चे को इरिटेट नहीं करेगा जब हम इंड्यूस करवाएंगे। इसके अलावा जितने दूसरे टाइप के जो एनेस्थेटिक एजेंट है, चाहे वो डेस्फ्लूरान हो, चाहे वो आपका हेलोथेन हो, वो क्या करते हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, और कुछ है इनमें से जो करते हैं वो लेरिंगोस्पाज्म करते हैं। तो इंडक्शन के लिए हम उनको नहीं दे सकते, मेंटेनेंस के लिए दे सकते हैं। तो शुरुआत हमें अच्छे से करनी होती है। तो जनरल स्टेटमेंट अगर पूछा जाए बेस्ट एजेंट इंडक्शन के लिए इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट में चिल्ड्रन के लिए कौन सा होने वाला है, सिवोफ्लूरेन होने वाला है। और कार्डियक सर्जरी के लिए जो करना है वो हमें हमेशा हमारा जो लिगेसी जो होनी चाहिए या मेजोरिटी जो जाएगी वो आइसोफ्लूरान की तरफ जाएगी, ठीक है। राइट आंसर क्या करना है इस सवाल का, इस सवाल में राइट आंसर हमें करना है आइसोफ्लूरेन। सिवोफ्लूरेन इंडक्शन के लिए है। और एन फ्लूरेन से याद रखेंगे आप, एन फ्लूरेन से याद रखेंगे, एक तो ये नेफ्रोटॉक्सिक होगा दोस्तों, नेफ्रोटॉक्सिक होगा, दूसरा सीजर इंड्यूस करवाता है, क्या, सीजर या एपिलेप्सी, ई फॉर एपिलेप्सी, एपिलेप्सी याद रखेंगे। हालांकि इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कोच करवाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल पढ़िए, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट इज द इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन। आ चुका है आपका अपना सवाल, सबका प्यारा दुलारा मोहब्बत करने वाला सवाल आ गया है। और सवाल क्या है, जो एजेंट जिसके बारे में पूछा जाता है, अक्सर जब एग्जाम करवाई जाती है तो इस तरीके के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, जो आसान और अच्छे सवाल हो। एक्चुअली आपको पता भी होना चाहिए इन चीजों का। आपसे ये पूछा है कि बेस्ट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इन चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन में इंडक्शन के लिए बेस्ट एनेस्थीसिया इनहेलेशन में कौन सा है, कौन सा, मिथोक्सीफ्लोरेन। मिथोक्सीफ्लोरेन जो होगा दोस्तों वो मैं बता दूं आपको कि ये मोस्ट पोटेंट है, ओवरऑल मोस्ट पोटेंट, ओवरऑल मोस्ट पोटेंट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। चाहे आपको हेलोथेन दिया हो, आपको कोई भी कंडीशन नहीं दी हो, कुछ भी नहीं दिया, आपको ऐसे सवाल दिया हो कि मोस्ट पोटेंट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, कुछ भी नहीं दिया हो, कुछ नहीं करना, सीधा मिथोक्सीफ्लोरेन पे जाना है। और अगर आपने वो क्लास देखी तो आपको पता है मिथोक्सीफ्लोरेन का मतलब क्या हुआ कि इसकी मैक जो होती है दोस्तों, मैक जो होती है वो मिनिमम होती है, सबसे कम मैक होती है। और सबसे कम मैक अगर इसकी होगी तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पोटेंट ये होना है। मैक क्या होती है वो पिछली क्लास में आप पढ़ लीजिए, वो लंबी चौड़ी कहानी है थोड़ी। तो मैक इसकी कम होती है तो मोस्ट पोटेंट होता है। हालांकि इसको यूज क्लिनिकली हम करते नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है, मूत्र विसर्जन में दिक्कत करवाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पेशेंट की सर्जरी तो हो, पर पता चले हमने मिथोक्सीफ्लोरेन देके हमने सर्जरी करवाई और सर्जरी तो सही हो गई पर किडनी खराब हो गई पेशेंट की, तो मतलब नहीं हुआ ना इस चीज से। तो इसलिए इसको हम यूज करते नहीं क्लिनिकली, क्योंकि मैक्सिमम फ्लोराइड आयन को रिलीज जो करता है वो कौन करता है, मिथोक्सीफ्लोरेन करता है। ये राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर। और दोस्तों ऐसे सवाल पूछा जाए ना कि एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस, एनेस्थेटिक इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस, फॉर मेंटेनेंस, कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ ओवरऑल मेंटेनेंस, राइट आंसर क्या जाएगा, डेस्फ्लोरान, डेस्फ्लोरान राइट आंसर जाएगा। हालांकि यहाँ पे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस फॉर चिल्ड्रन जो होगा, चिल्ड्रन में होगा सिवोफ्लोरेन, स्वीट एज फॉर सिवोफ्लोरेन। और ये किसी भी तरीके का लंग का साइड इफेक्ट कोज नहीं करता, स्पाज्म वगैरह कोई भी टाइप का नहीं देखने को मिलता। और इसका वेपराइजर जो है वो किस टाइप का, येलो कलर का आपको देखने को मिलता है, येलो कलर का, ठीक है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल, आगे वाला सवाल, Which of the following agent is used for the treatment of a post-operative shivering? ठीक है, सवाल पूछा गया which of the following agent is
यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव सीवरिंग। सीवरिंग का मतलब हुआ कि दोस्तों आपने फील किया होगा कि जब अपन सर्दियों में या सर्दियों में ही मोस्टली जब देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा सर्दी होती है या हम नहा के आते हैं तो हमारी कंपी छूट जाती है, वो एक कंपी जिसको हम सीवरिंग बोल सकते हैं। और सीवरिंग एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है बॉडी की जो एक टेम्परेचर को अडॉप्ट करने के लिए फिजियोलॉजिकली परफॉर्म की जाती है। बट यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिव सीवरिंग देखने को मिलती है। पोस्ट ऑपरेटिव सीवरिंग देखने को मिलती है मसल रिलैक्सेंट की वजह से। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि आपको पूछा पोस्ट ऑपरेटिव सीवरिंग जो देखने को मिलती है, जैसे ही पेशेंट ओटी से बाहर आता है, आप में से अगर किसी ने ऑपरेशन किसी चीज का आपका हुआ है, एनेस्थेशिया आपने कभी जीवन में लिया है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने या कुछ लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। मैंने खुद ने इसका एक्सपीरियंस किया। सीवरिंग होती है बहुत ज्यादा, आपके ऊपर 5-6 कंबल डालेंगे तब भी जाके आपकी सीवरिंग रुकती नहीं है, क्योंकि वो एक इंड्यूस सीवरिंग होती है, तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मुश्किल तो होता है, उसके लिए ड्रग कौन सी होगी, सवाल पूछा है कि उसके लिए कौन सा एजेंट जो है उसका लिए यूज किया जाता है सीवरिंग के लिए। थियोपेंटम नहीं करेंगे, ये तो खुद एनेस्थेटिक एजेंट है। सेक्सामेथोनियम नहीं करेंगे। एट्रोपिन और पेथिडिन कौन सा है, तो राइट आंसर होगा पेथिडिन। पेथिडिन जो है दोस्तों वो क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए, किसके लिए, एनेस्थेशिया इंड्यूस सीवरिंग के लिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, पेथिडिन। पेथिडिन जो है एक तरीके का ओपियोइड के अंदर आती है दोस्तों, जो मेप्रिडिन से मिलती जुलती होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। कीटामाइन शुड बी अवॉइडेड। कीटामाइन शुड बी अवॉइडेड। और कीटामाइन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने एक चीज आपको याद है, तो मैंने एक चीज बताई थी कि कीटामाइन इंक्रीज all type of pressure in body, all type of pressure in body। किसी भी टाइप का प्रेशर हो, चाहे वो बीपी आपका हो, चाहे वो आपका आईबीपी हो, चाहे आपका आईओपी हो, चाहे आपका आईसीपी हो, किसी भी टाइप का प्रेशर है वो ऑल टाइप ऑफ प्रेशर इज रेज्ड बाय कीटामाइन। तो सवाल पूछा गया कीटामाइन शुड बी अवॉइडेड, तो कीटामाइन को अवॉइड कहां करना चाहिए, कौन सी जगह है जहां पे कीटामाइन को अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन है इन प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, कि इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर है वहां करना चाहिए। ऑप्शन बी है इन प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी के अंदर इसको अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन सी है इन हाइपोवोल्यूमिक शॉक के अंदर, कि शॉक के अंदर इसको अवॉइड करना चाहिए। और ऑप्शन डी है कि इन अस्थमेटिक, कि अस्थमा के अंदर। तो देखिए एक चीज बता दूं, टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट टीवा के अंदर बेस्ट ब्रोंकोडायलेटर या बेस्ट लंग सुटेबल जो एनेस्थेटिक एजेंट होगा वो कीटामीन होता है ना, वो कौन सा होता है, कीटामीन होता है। तो राइट सवाल आपसे पूछा गया, राइट आंसर आपसे पूछा गया कि अवॉइड कहां करना है। सारे टाइप के प्रेशर अगर इंक्रीज करता है तो जहां प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उसको कम करेंगे ना दोस्तों, वरना तो वो और ज्यादा बढ़ेगा, आपकी आर्टरी को फाड़ के साथ ले जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रेगनेंसी में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक में नहीं है। शॉक में इसलिए नहीं है कि प्रेशर तो ऑलरेडी बढ़ा रहा है, तो शॉक में अगर प्रेशर बढ़ा रहा है तो अच्छी बात है ना। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि आर्टीरियल प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो वहां अपने को राइट इसको नहीं करना है या उसका यूज अपने को नहीं करना। चलिए नेक्स्ट सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, समय की बहुत कमी है, तनातनी है, एग्जाम का बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, इसलिए बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर है। चलिए नेक्स्ट सवाल, which of the following is the neuromuscular blocking agent with the shortest onset of action। shortest onset of action किसका होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में, या इनको मसल रिलैक्सेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट भी इसको बोलते हैं। क्या होगा राइट आंसर बताइए कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग एजेंट जो है वो कौन सा होता है न्यूरोमस्कुलर एनेस्थेटिक एजेंट में। बहुत ही आसान चीज आपसे पूछी गई है, ये सवाल आपसे इस तरीके के सवाल जो है वो आपके गलत होने नहीं चाहिए। ठीक है, बताइए। बताइए क्या होने वाला है, ऑनसेट ऑफ एक्शन शॉर्टेज किसका होगा।
सॉरी मैं लाइव क्लास के भरोसे रह गया यहाँ पे, चलिए कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट विद द शॉर्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। शॉर्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन किसका होगा? मीवाक्यूरियम का होगा, यूक्यूरोनियम का होगा, रेपाक्यूरोनियम का होगा या सक्सिनाइलकोलिन का होगा, किसका होगा? देखिए अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात की जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात की जाएगी तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन जो होगी वो इसकी होगी, कितनी होती है? लगभग 45 मिनट, लगभग 45 मिनट होती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऑनसेट ऑफ एक्शन सबसे शॉर्टेस्ट किसका होगा तो रेपाक्यूरोनियम का, रेपाक्यूरोनियम का सबसे छोटा ड्यूरेशन ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरिनेटेड एनेस्थेटिक्स कोरोड्स मेटल इन वेपोराइजर एंड ब्रीदिंग सिस्टम, कि इनमें से कौन सा ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है इनहेलेशनल जो क्या करता है? कोरोड करता है मेटल को, मेटल को कोरोड करता है इन वेपोराइजर एंड ब्रीदिंग सिस्टम, यानी कि मेटल को कौन कोरोड करता है इनमें से? सिवोफ्लूरेन करता है, एनफ्लूरेन करता है, आइसोफ्लूरेन करता है या हेलोथिन करता है, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा कि जो मेटल को कोरोड करता है या पेशेंट को इनहेलेशन के साथ में जाने की संभावना जो बनती है वो कौन से एनेस्थेटिक एजेंट के साथ बनती है, किसके साथ बनेगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेलोथिन के साथ में। हेलोथिन के साथ में, टाइम क्या हुआ? हेलोथिन के साथ में ये चीज आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये जो चीज है जो मेटल को कोरोड करने वाली है वो हमने पढ़ी नहीं थी उस टाइम पे, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है सवाल यहां से पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल, Which of the following drug is contraindicated in a patient with raised intracranial pressure? कि एक पेशेंट है जिसका आईसीपी है दोस्तों वो बढ़ा हुआ है, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है उस कंडीशन के अंदर पेशेंट में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? और ऐसी बात सोचेंगे, ऐसा एजेंट जो इंक्रीज करता है ऑल प्रेशर, इंक्रीज ऑल प्रेशर, ऑल प्रेशर इन बॉडी, इंक्रीज ऑल प्रेशर इन बॉडी, बॉडी के अंदर जो ऑल प्रेशर इंक्रीज करता है कौन करता है? क्या थियोपेंटोन करता है? थियोपेंटोन नहीं करता है। थियोपेंटोन जो करेगा ना दोस्तों वो याद रखिएगा, थियोपेंटोन के साथ में दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज गलती से मैंने बता दी थी और इन्फ्यूजन सिंड्रोम बताया था, और एक चीज मैंने ये बताई थी कि कोरोनरी स्टील सिंड्रोम या स्टील फिनोमेना या रॉबिन हुड फिनोमेना वो किसके साथ में देखने को मिलता है? तो वो जो देखने को मिलता है वो थियोपेंटोन के साथ में देखने को मिलता है। मुझे याद नहीं मैंने किसके साथ बताया था, अगर मैंने सही बताया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मैंने मिस्टेकली अगर उल्टा ऊपर नीचे हो गया तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। थियोपेंटोन, ऑप्शन बी प्रोपोफोल, ऑप्शन सी है मिडाजोलाम, ऑप्शन डी है कीटामाइन। किसके साथ में, किसके साथ में देखने को मिलेगा? प्रोपोफोल के साथ में। दोस्तों सवाल पूछा जाए मिनिमम नोजिया वोमिटिंग, मिनिमम नोजिया वोमिटिंग किस एनेस्थेटिक एजेंट के साथ में देखने को मिलती है? प्रोपोफोल के साथ में देखने को मिलती है। मैक्सिमम पेन ऑन, देखिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा? प्रोपोफोल का पेन ऑन इंजेक्शन देखने को मिलेगा। ऑयली है एक, और लेसिथिन वाले जो पेशेंट होते हैं जिनमें एलर्जी होती है उन चीजों की, उनके अंदर अपन इनको अवॉइड करते हैं। मिडाजोलाम के साथ में कुछ नहीं है, राइट आंसर होगा कीटामाइन। कीटामाइन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है अगर उसका प्रेशर जो है वो रेज्ड है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड है, उस कंडीशन में कीटामाइन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये क्लास लाइव नहीं है, और लाइव नहीं है तो मैं आपके सवाल नहीं ले पा रहा हूं। अगर आप अपने सवाल कुछ देना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का उत्तर दिया जाए। आप कमेंट बॉक्स में कोई क्यूरी रख सकते हैं दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा नॉर्सेट 6.0 प्रीलिम से पहले आपके सवाल का, एनेस्थीसिया से रिलेटेड किसी भी सवाल का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, भरोसा दिलाता हूं। आप कमेंट में अपना कोई क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, मैं खुद अपनी आईडी से आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो लाइव नहीं है तो घबराने की दिक्कत नहीं, आप अच्छा है, आपका टाइम थोड़ा कंज्यूम कम होगा और अपने कंटेंट जो है उसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। कोई भी आपको डिलीवरी का, आपको एमसीक्यू से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन समझ नहीं आए या कोई आपको डाउट रहे, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, द लेरिंजियल मास्क एयरवे यूज्ड फॉर सिक्योरिंग एयरवे of a patient in all of the following condition except laryngeal mask airway used for securing airway, कि हम LMA जो यूज करते हैं दोस्तों, ये पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से। LMA जो यूज करते हैं, laryngeal mask airway जो हम यूज करते हैं all of the following condition except, कि सारी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं एक कंडीशन को छोड़ के, कि कौन सी कंडीशन में हम LMA का यूज नहीं कर सकते या इंट्यूबेशन नहीं कर सकते,
ऑप्शन ए है इन ए डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, कि एक डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगा उसके अंदर नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है इन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के अंदर नहीं कर सकते। ऑप्शन सी है इन ए चाइल्ड अंडरगोइंग एन इलेक्टिव या रूटीन आई सर्जरी, कि आई सर्जरी है इलेक्टिव उसके अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है इन पेशेंट विद लार्ज ट्यूमर इन ओरल कैविटी, कि ओरल कैविटी के अंदर लार्ज ट्यूमर है वहां पे हम LMA का यूज नहीं कर सकते। राइट आंसर क्या होगा देखिए, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगा आप LMA का यूज कर सकते हैं, LMA बेस्ट ऑप्शन होता है हालांकि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में। ऑप्शन बी है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। देखिए पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर सवाल पूछा जाए ना दोस्तों आपसे, जीवन में याद रखना कि ऐसी कंडीशन जहां पे हमने इलाज दिया तो पेशेंट मर जाएगा, अगर हमने इलाज नहीं दिया तो भी पेशेंट मर जाएगा। तो लगभग ऐसा मान के चलिए कि ऐसी कंडीशन में कोई अब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई होता है नहीं, ठीक है। कि मान लीजिए आपके पास में कोई पेशेंट जो वो मर ही रहा है, उसकी डेथ होने ही वाली है, आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा है, हो सकता है उससे जान बच जाए, हो सकता है उससे कंडीशन वर्सन हो जाए, आप रिस्क तो वहां पे तो लेना ही पड़ेगा अगर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो वो बात है। तो इंट्यूबेशन का कोई अब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ भी नहीं है, कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन जो अब्सोल्यूट नहीं है, हालांकि कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो रिलेटिव है कुछ, उनको हम मान के चलते हैं हालांकि, पर अब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ नहीं होता ऐसी चीजों का। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, CPR में यूज कर सकते हैं, आई सर्जरी में यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज करना। एक पेशेंट है जिसका क्या है, ओरल कैविटी में लार्ज ट्यूमर है, वहां पे LMA को यूज नहीं करना, क्योंकि वहां पे ट्रोमेटिक होगा, पेशेंट की ब्लीडिंग होगी, हो सकता है वो ब्लीडिंग है, मैक्सिमम चांसेस है कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जाएगी, पर अगर वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको, तो वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अगर लार्ज ट्यूमर है, कोई हेमेंजियोमा अगर उसके अंदर बना हुआ है, ओरल कैंसर के लिए कोई ट्यूमर बनी हुई है, उन सारी चीजों को अवॉइड करके आप ट्रेकियोस्टोमी के ऊपर जाएंगे। चलिए राइट आंसर डी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल, द फॉलोइंग आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव, पता नहीं कितने नंबर का सवाल है, मैं भी भूल गया हूं, पर सवाल पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग, कि पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया और वोमिटिंग के लिए यूज करते हैं इन फॉलोइंग को, एंड वोमिटिंग फॉलोइंग स्क्विंट सर्जरी इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। स्क्विंट सर्जरी हुई है बच्चे के अंदर, स्क्विंट सर्जरी आइज की होती है, आपको पता है, स्क्विंट विजन में स्क्विंट सर्जरी करवाते हैं। स्क्विंट सीजन सर्जरी एक बच्चे के अंदर हुई है, उस बच्चे में पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग के लिए सब कुछ यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट किसको यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन है ए कीटामाइन को यूज कर सकते हैं, ऑप्शन बी है ओंडानसिट्रोन को यूज कर सकते हैं, ऑप्शन सी है प्रोपोफोल को यूज कर सकते हैं, ऑप्शन डी है डेक्सामेथासोन को यूज कर सकते हैं। यानी कि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हमें यूज नहीं कर सकते एज ए पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग के लिए। कीटामिन है, ओंडानसिट्रोन है, प्रोपोफोल है और डेक्सामेथासोन। डेक्सोना का दोस्तों यूज कर सकते हैं, प्रोपोफोल का यूज कर सकते हैं, ओंडानसिट्रोन का यूज कर सकते हैं, कीटामाइन का अपने को यूज नहीं करना है, ठीक है। कीटामाइन का यूज अपने को नहीं करना है, कीटामाइन का नोजिया वोमिटिंग से कोई संबंध नहीं है, डेक्सामेथासोन कम कर देगा, प्रोपोफोल आपको पता है कि मिनिमम नोजिया वोमिटिंग आपको देखने को मिलता है, और ओंडानसिट्रोन तो है ही एक एंटी इमेटिक ड्रग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए सवाल पढ़ते हैं एक बार। Which one of the following anesthetic agent cause a rise in intracranial pressure? Okay, सवाल आपसे पूछा गया है Which one of the following anesthetic agent cause a rise in intracranial pressure? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को राइज करता है इनमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट? ऑप्शन ए है सीवोफ्लुरेन, ऑप्शन बी है थियोपेंटोन, ऑप्शन सी है लिग्नोकेन, ऑप्शन डी है प्रोपोफोल। कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रेज कर सकता है? ये सवाल आपसे पूछा गया। आईसीपी कौन बढ़ा सकता है इनमें से? कौन बढ़ा सकता है? सॉरी, मेरे को लाइव का याद रह गया। चलिए, सीवोफ्लुरेन होने वाला है, थियोपेंटोन सोडियम, लिग्नोकेन या प्रोपोफोल होने वाला है। आपने मैंने आपको बताया था प्रोपोफोल के साथ में नहीं देखने को मिलेगा। लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, इसको छोड़ दीजिए।
ऑप्शन ए सीओफ्लोरिन के साथ में नहीं देखने को मिलेगा, थियोपेंटोन सोडियम के साथ में आपको देखने को मिल सकता है कि वो आईसीपी रेज करवा दे, क्योंकि न्यूरोसर्जरी के लिए ये एक आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल, द मोस्ट एप्रोप्रिएट सर्किट फॉर वेंटिलेटिंग ए स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग इन्फेंट ड्यूरिंग एनेस्थीसिया इज। सवाल पूछा गया है, सवाल क्या पूछा गया है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट सर्किट फॉर वेंटिलेटिंग ए स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग इन्फेंट। स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग इन्फेंट है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। पहली बात तो याद रखिए दोस्तों, हमने मैपिल्सन सर्किट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आप सबको पता है, और मैपिल्सन सर्किट को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इस बात का सबूत ये है, इसीलिए आप इस सवाल को राइट कर पा रहे हैं, वरना मैपिल्सन सर्किट ऐसा टॉपिक है जिसको न तो कोई पढ़ाता है, कम ही लोग कोशिश करते हैं पढ़ाने की, और दूसरी चीज वहां से डाउट थोड़ा सा क्लियर करना मुश्किल होता है। सवाल यही पूछी जाती है, एडल्ट के लिए बेस्ट कौन सा है, यूनिवर्सल मैपिल्सन सर्किट कौन सा है, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग एक एडल्ट में हो रही तो बेस्ट कौन सा है, चाइल्ड के अंदर स्पॉन्टेनियस हो रही बेस्ट कौन सा है, चाइल्ड के अंदर स्पॉन्टेनियस प्लस वेंटिलेटरी दोनों टाइप की हो रही है उसके अंदर कौन सा है, और एडल्ट के लिए कौन सा होता है, सारी कंडीशन के लिए इतने सवाल बनते हैं। अगर आप नहीं पढ़ा तो पार्ट 1 देखिए। यहाँ पे पूछा है चाइल्ड के लिए, देखिए शुरुआत में मैपिल्सन सर्किट कितने हमने एफ तक पढ़े थे, 6 टाइप के पढ़े थे। ऑप्शन है देखिए, मैपिल्सन सर्किट ए, बी, सी और डी, ये चारों किसके लिए यूज करते हैं हम, एडल्ट के लिए यूज होते हैं, एडल्ट के लिए यूज होते हैं। उसके बाद बचे ऑप्शन ई और ऑप्शन एफ, ठीक है, ऑप्शन ई और एफ। ऑप्शन ई जो है उसको हम अयर्स टी पीस बोलते हैं, अयर्स टी पीस, और एफ जो है इसको ही मॉडिफाइड कर दिया गया अयर टी पीस को मैपिल्सन सर्किट एफ के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा, जैक्सन रीस मॉडिफिकेशन ऑफ अयर्स टी पीस। तो मैपिल्सन सर्किट एफ का नाम क्या है, जैक्सन रीस, ठीक है। आपको पूछे कि जैक्सन रीस जो है वो किसका नाम है, कौन सा मैपिल्सन सर्किट का है, मैपिल्सन सर्किट एफ का नाम है, ई का नाम अयर्स मॉडिफिकेशन है। उसके बाद में मैपिल्सन सर्किट ए पूछा है जिसको मैगिल सर्किट बोलते हैं। ऑप्शन सी आपको पूछा गया है कि मैपिल्सन सी और वाटर्स टू एंड फ्रॉम कैनिस्टर, ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है बेन सर्किट, बेन सर्किट जो है वो मैपिल्सन सर्किट डी को बोलते हैं, ठीक है, मैपिल्सन सर्किट डी को बोलते हैं, जो आपका क्या है यूनिवर्सल सर्किट जिसको बोला जाता है। राइट आंसर क्या होगा, मैंने आपको शुरू में बताया कि स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग के लिए 2 ही टाइप के सर्किट यूज किए जाएंगे, और किसमें, चिल्ड्रन के लिए या नियोनेट के लिए, इन्फेंट या चिल्ड्रन के लिए 2 मैपिल्सन सर्किट यूज में आते हैं, ई और एफ। यहाँ पे कौन सा, जैक्सन रीस राइट आंसर जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए, विजुअल एनालॉग स्केल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू मेजर। विजुअल एनालॉग स्केल जो होती है जिसको क्या बोलते हैं, विजुअल एनालॉग स्केल, VAS के नाम से जाना जाता है। और ये विजुअल एनालॉग स्केल जो है वो किसके लिए काम में ली जाती है, आपसे ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्लीपिंग को मेजर करने के लिए, क्या स्लीप वाला जो पेशेंट है उसकी रिदम सही है, रिदम सही नहीं है, क्या चीज यूज करने के लिए पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्लीप, ऑप्शन बी है सेडेशन के लिए, कि सेडेशन कर रहे हैं तो आपको बताना है कि सेडेशन के लिए हम VAS का यूज करते हैं। ऑप्शन सी है पेन की इंटेंसिटी के लिए, और ऑप्शन डी है डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया के लिए। एनेस्थीसिया में आपको पता है ASA वगैरह ये स्केल आपकी यूज की जाती है सारी। राइट आंसर होगा विजुअल एनालॉग जो है वो यूज की जाती है पेन के लिए, पेन इंटेंसिटी के लिए। और विजुअल एनालॉग स्केल के अंदर क्या होता है मैं दिखाता हूं आपको। बहुत सारे सवाल है दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को। चलिए ये है आपकी क्या, ये है आपकी विजुअल एनालॉग स्केल। इस विजुअल एनालॉग स्केल के अंदर आपके पास में मार्किंग होती है 0 to 10 नंबर की, और पेन अगर कुछ भी पेन नहीं है 0 नंबर है, मॉडरेट पेन होगा तो आपको 5 नंबर देना है, और वर्स्ट पेन होगा तो क्या देना आपको 10 नंबर देना है। सवाल कहां से पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे ये इमोजी जो आपको दी गई है, ये इमोजी आपको दी जा सकती है। आपके पास में आएगा एक इमेज बेस्ड सवाल, इमेज बेस्ड सवाल में आपको ये इमोजी दे दी गई, और आप पहचान कैसे करेंगे, पहचान आपको कहां से कर रहे हैं, 2 तरीके होंगे पहचान करेंगे मोस्टली कौन से होंगे, एक होगा इसका आईब्रो, दूसरा होगा इसकी आईज और आईब्रो से आपको पहचान करनी है।
और एक जो है इसका फेस कट जो लिप्स तो है वहां से पहचान कर सकते हैं। ये तरीका होगा पहचान करने का। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पेशेंट जो है वो 8 नंबर का, या ये इमेज आपको दी गई तो वो क्या है, तो वो वर्स्ट, वेरी सीवियर टू वर्स्ट की तरफ पेन फील कर रहा है। मॉडरेट पेन के अंदर 5 नंबर से ज्यादा जाएगा, 5 नंबर से कम है तो क्या है, माइल्ड पेन के अंदर पेशेंट। विजुअल एनालॉग स्केल ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलाते हैं इसको, जल्दी जल्दी एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। पिन इंडेक्स से सवाल पूछा जा सकता है। पिन इंडेक्स से सवाल क्या पूछा जाएगा। पिन इंडेक्स एक सिस्टम है, और सिस्टम किस चीज का है, सिस्टम इससे है कि एक जो अडेप्टर जो होगा, या वेंटिलेटरी मशीन जो है, या वेपोराइजर मशीन जो है, वो कहीं गलत गैस सिलेंडर से अटैच न हो जाए, इसलिए एक यूनिवर्सल कोड और एक यूनिवर्सल अडेप्टर का निर्माण किया गया ताकि हमें जिस गैस सिलेंडर की जरूरत हो वो ही उसके अंदर आके फिट बैठे। उसको पिन इंडेक्स बोला जाता है। पिन इंडेक्स हम देखेंगे कौन से गैस सिलेंडर की कौन सी पिन इंडेक्स होती है। देखिए पिन इंडेक्स कोड ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए पिन इंडेक्स का कोड क्या होगा, कोड है 25 15 35 या 26। क्या होने वाला है, सभी का बता देता हूं, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, सभी का देखेंगे आप पिन इंडेक्स का। चलिए ये आपको है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। ये है पिन इंडेक्स दोस्तों, पिन इंडेक्स। और पिन इंडेक्स के लिए आप क्या करने वाले, देखिए पिन इंडेक्स के लिए क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन का पिन इंडेक्स है 25, ये किसका है, O2 का, ठीक है, पहला O2 का। दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड का है 3-5, ये किसका है, N2O का। ये पिन इंडेक्स आपसे पूछा जा सकता है, यकीन मानिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो नए सवाल थे। उसके बाद में एयर यहां पे लिखता हूं, एयर का पिन इंडेक्स 15 है, ठीक है। ऑक्सीजन का 2-5 है, नाइट्रस ऑक्साइड का 3-5 है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। हीलियम ऑक्सीजन का जिसकी कंसेंट्रेशन लेस देन 80% है, उसका पिन इंडेक्स है 2-4, किसका, हीलियम O2, और कंसेंट्रेशन कितनी, लेस देन 80%, इसका पिन इंडेक्स कितना है आपका, 2-4, ठीक है। अगर हीलियम ऑक्सीजन और कंसेंट्रेशन है मोर देन 80%, इसका पिन इंडेक्स कितना होगा, 4 और 6, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन का कितना, 3-6, मुझे नहीं पता चल रहा दोस्तों, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, आई होप, मुझे लग रहा नहीं दिख रहा, ये मैं जैसे बोलूं वैसे याद रखिए। साइक्लोप्रोपेन का 3-6 है, CO2 का मोर देन 7% अगर है तो उसका पिन इंडेक्स देखिए, CO2 मोर देन 7%, तो पिन इंडेक्स कितना है, वो 1 और 6। अगर लेस देन 7% तो कितना है, 2 और 6, ठीक है। एंटोनॉक्स को याद रखिए, और एंटोनॉक्स कैसे बनता है, एंटोनॉक्स बनता है 50% ऑक्सीजन और 50% नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिए एंटोनॉक्स का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, 50% ऑक्सीजन और प्लस 50% नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसका पिन इंडेक्स कितना है, 7, और इथाइलिन का 1 और 3 पिन इंडेक्स है, ठीक है। आपको याद रखना है, आपको सवाल पूछा गया नाइट्रस ऑक्साइड का 3 और 5 होता है पिन इंडेक्स, कितना आता है, 3 और 5। चलिए जल्दी जल्दी सवाल हल करते हैं यार, बहुत ज्यादा हमने कर चुके हैं। राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी। क्या टाइम हुआ है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एजेंट आर द मोस्ट प्रीफर्ड फॉर शॉर्ट डे केयर सर्जरी। कि शॉर्ट डे केयर सर्जरी में बेस्ट एनेस्थेटिक एजेंट कौन से होंगे, तो याद रखिए कि पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह इज पीएम ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये एक न्यूमोनिक होती है जिसमें बहुत सारे टाइप के एनेस्थेटिक एजेंट आते हैं, इनमें से कौन से होंगे, द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एजेंट आर द मोस्ट प्रीफर्ड फॉर डे केयर सर्जरी के लिए। बेस्ट एजेंट कौन सा होगा डे केयर सर्जरी के लिए, जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो तो होगा प्रोपोफोल। तो प्रोपोफोल को पहचाने किसमें, एक इसमें है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए और डी। उसके बाद में हमें फेंटानिल पे जाना है।
और आइसोफ्लोरेन के ऊपर जाना है। राइट आंसर क्या होगा? आप इनको लिखेंगे यार, लिखे और याद करेंगे क्योंकि हम कंप्लीट ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं। ऑप्शन ए प्रोपोफोल, फेंटानिल और आइसोफ्लोरेन है, ये होंगे आपके डे के सर्जरी के लिए बेस्ट एनेस्थेटिक एजेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल, कॉम्बो है कॉम्बिनेशन। पिन इंडेक्स सिस्टम इज ए सेफ्टी फीचर अडॉप्टेड इन एनेस्थीसिया मशीन टू प्रिवेंट। पिन इंडेक्स किसके लिए बनाई गई है और क्यों बनाई गई है ये आपको बताना है। इनकरेक्ट अटैचमेंट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, ऑप्शन बी है इनकरेक्ट अटैचमेंट ऑफ एनेस्थीसिया फेस मास्क, ऑप्शन सी है इनकरेक्ट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, इनहेलेशन एजेंट, और ऑप्शन डी है इनकरेक्ट गैस सिलेंडर अटैचमेंट। राइट आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट गैस सिलेंडर के अटैचमेंट के लिए पिन इंडेक्स बनाई गई है। राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, ड्यूरिंग लेरिंगोस्कोप एंड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, लेरिंगोस्कोपी और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के टाइम पे विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्यूवर इज नॉट परफॉर्म, कौन सा मैन्यूवर नहीं परफॉर्म किया जाता है? फ्लेक्शन ऑफ नेक, टेक्का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ हेड एंड द एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, बेस्ट पोजीशन, बेस्ट पोजीशन ये परफॉर्म की जाती है। लेरिंगोस्कोप इज टिल्टेड अपवर्ड लेवरिंग ओवर द अपर इंसिजर, ऑप्शन डी है इन ए स्ट्रेट ब्लेड लेरिंगोस्कोप द एपिग्लोटिस इज लिफ्टेड बाय द टिप। ठीक है, तो लिफ्ट किया जाता है टिप से, इसके अंदर जो है वो लिफ्ट किया जाता है लेवरिंग से। दोनों राइट ऑप्शन है। ऑप्शन राइट जो होने वाला वो क्या होगा कि कभी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे अगर हम इंट्यूबेट कर रहे हैं या लेरिंगोस्कोपी कर रहे हैं उस टाइम पे कभी भी फ्लेक्शन ऑफ नेक नहीं करवाया जाता, बाकी के सारे काम करवाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन सीजर पेशेंट, सीजर पेशेंट के अंदर एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा होता है? अगर सीजर पेशेंट है तो वहां पे एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा होने वाला है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है सीजर में प्रोपोफोल होगा, ऑप्शन बी है थियोपेंटोन होगा, ऑप्शन सी है कीटामिन होगा या इटोमिडेट होने वाला है। राइट आंसर क्या होगा? सीजर पेशेंट के लिए एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस कीटामिन होने वाला है। नेक्स्ट सवाल, रिवर्स स्टील फिनोमिना, रॉबिन हुड फिनोमिना इज सीन इन, ये रॉबिन हुड फिनोमिना या स्टील फिनोमिना किसके अंदर देखने को मिलता है? और देखिए रॉबिन हुड फिनोमिना में क्या होगा, जब ये ड्रग दी जाएगी दोस्तों तो क्या होगा कि दो आर्टरी या दो ब्लड वेसल जिनके अंदर एक के अंदर ब्लॉकेड आता है और एक जो है वो अच्छे से फ्लो करती है, तो ये जब ड्रग देंगे तो एक फिनोमिना देखने को मिलता है कि जो ओक्लूड जो ब्लड वेसल्स होगी उसके अंदर भी ब्लड सप्लाई होने लग जाती है। उसको रॉबिन हुड एक बंदा था जो क्या करता था, अमीरों को छीन के और गरीबों को बांटता था, गरीब लोगों को बांटता था चोरी करके। तो वो ये करवाती है, कौन सी ड्रग करवाती है? प्रोपोफोल करवाती है, थियोपेंटोन करवाती है, कीटामिन करवाती है या इटोमिडेट करवाती है? ये रॉबिन हुड वाला काम जो है दोस्तों वो कौन करवाता है? ऑप्शन बी थियोपेंटोन करवाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ लीवर सर्जरी, लीवर सर्जरी के टाइम पे कौन सा है जो आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? बताइए लीवर सर्जरी में, लीवर सर्जरी में कौन सा जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? ऑप्शन राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी, डेसफ्लोरान इसका राइट आंसर करना है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टीबा हैज फास्टेस्ट इंडक्शन टाइम, फास्टेस्ट इंडक्शन टाइम कौन से टीबा का है? फास्टेस्ट इंडक्शन टाइम जो होगा वो थियोपेंटोन का है। कितना होता है? लगभग 11 सेकंड, 11 सेकंड इसका इंडक्शन टाइम है, किसका? थियोपेंटोन का। इसके अलावा कीटामाइन, इटोमिडेट और प्रोपोफोल जो है ये फास्टेस्ट इंडक्शन नहीं है, इनको लगभग 30 से 90 सेकंड का टाइम लगता है इंडक्शन करवाने के लिए। फास्टेस्ट जो होगा वो थियोपेंटोन होगा। नेक्स्ट सवाल, which of the following टीबा has best property for CVS stable patient, CVS stable patient के लिए बेस्ट प्रॉपर्टी किसकी है? अभी हमने बात की थी, अगर आपको इनहेलेशनल की बात की जाएगी तो आप किसकी बात करेंगे? आइसोफ्लोरान की। और टीबा की बात करेंगे तो टीबा में जो आएगा वो क्या आएगा? इटोमिडेट होने वाला है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, which of the following टीबा is agent of choice for thoracic surgery patient, thoracic surgery patient के लिए एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा होने वाला है? जो जिन पेशेंट के अंदर थोरासिक सर्जरी होनी है तो थोरासिक सर्जरी वाले पेशेंट के अंदर एजेंट ऑफ चॉइस जो होगा वो क्या होगा? आपका कीटामिन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल, एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया के लिए एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा होने वाला है? डेसफ्लोरान इसका राइट आंसर होता है। डेसफ्लोरान जो होता है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, concentration of adrenaline used with lidocaine for epidural labor analgesia, दोस्तों आपने देखा होगा, हम बात करते हैं
एड्रेनलिन कंसंट्रेशन की, 1:1000 कहाँ यूज करते हैं इंट्रामस्कुलर के लिए, 1:10,000 कहाँ यूज करते हैं, 1:1 लाख कहाँ यूज करते हैं, ये आप सबको पता है कि लोकल वेजोकंस्ट्रिक्टर बनाना है कहाँ देना है, लीडोकेन के साथ में लोकल एनेस्थीसिया के रूप में काम करना है तो कितना 1:2 लाख देना है, डेंटल सर्जरी में कितना देना है 1:80,000 देना है। नया क्या याद रखना है, लेबर एनाल्जेसी के रूप में कितना यूज करना है, ऑप्शन ए है 1:1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। राइट आंसर क्या होगा, लेबर पेन को रिलीव करने के लिए एडीआर के साथ में लिग्नोकेन के साथ में एडीआर जो देते हैं वो कितने कंसंट्रेशन में देते हैं, वो देते हैं ऑप्शन है 1:4 लाख। ठीक है, 1:4 लाख के साथ में अपन देते हैं। बहुत सारे, अभी तो ज्यादा सवाल था नहीं, चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन सवाल है, ए 1.5 ईयर ओल्ड अंडरगो, ए 1.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, या चाइल्ड लिख देता हूं बच्चों, चाइल्ड अंडरगोइंग ए सर्जरी, नर्सिंग ऑफिसर शुड टेल पेरेंट अबाउट हाउ मच मिनिमम टाइम शुड बी केप्ट एनपीयू इन केस ऑफ फॉर्मूला फीड। यानी कि फॉर्मूला फीड एक बच्चे को जा रही है, एक बच्चा है वो फीड ले रहा है या न्यूट्रिशन ले रहा है फॉर्मूला फीड के द्वारा। ठीक है, फॉर्मूला फीड चल रही है, फॉर्मूला फीड के केस में उस बच्चे को एनपीयू कितना रखना है, सर्जरी होनी है तो एनपीयू कितना रखना है। एनपीयू देखिए एडल्ट को कितने टाइम के लिए रखेंगे, एडल्ट है और एक फैटी मील मान सकते हैं या नॉर्मल जनरल मील है 8 घंटे के लिए, मिनिमम तो मिनिमम 6 घंटे तो रखना है। अगर आपको पूछा जाए फॉर्मूला फीड के लिए, फॉर्मूला मिल्क को 6 आवर के लिए, आपको नॉर्मल मिल्क जो मदर मिल्क होता है, इबियम एक्सप्रेस मिल्क मिनिमम 4 घंटे के लिए सर्जरी के लिए, और इसके अलावा आपको पूछे क्लियर फ्लूइड का जो एनपीयू का जो गाइडलाइन होती है वो कितनी होती है 2 आवर के लिए। सब कुछ पढ़ा हुआ अपना, बहुत सारी चीज पढ़ी हुई है। फॉर्मूला फीड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 घंटे के लिए अपने फॉर्मूला। चलिए एक सवाल, बियर-लैम्बर्ट लॉ याद रखेंगे, बियर-लैम्बर्ट लॉ एंड प्लीथाइस्मोग्राफी प्रिंसिपल यूज इन, कि बियर-लैम्बर्ट लॉ और प्लीथाइस्मोग्राफी का जो प्रिंसिपल वो किस मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर यूज किया जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर के लिए, बीपी अपरेटस के लिए, कैप्नियोग्राफी के लिए या टिम्पेनिक थर्मोमीटर के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा पल्स ऑक्सीमीटर के लिए। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर के लिए यूज में लिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव एनाफाइलेसिस, कि एक पेशेंट है, इसका ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन अगर होना है तो उस पेशेंट के अंदर एनाफाइलेक्सिस होने का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? एनाफाइलेक्सिस होने का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? एनाफाइलेक्सिस होने का मोस्ट कॉमन उस पेशेंट के अंदर क्या कोज होगा? ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक दे देंगे तो होगा, मसल रिलैक्सेंट की वजह से होता है, एनेस्थेटिक एजेंट की वजह से या एड्रेनलिन की वजह से होता है, किसकी वजह से? राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की वजह से मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एनाफाइलेक्सिस ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड इज एंटीबायोटिक। चलिए नेक्स्ट सवाल, मोस्ट कॉमन नर्व टू बी इंजर्ड इन इंट्रा ऑपरेटिव टाइम पीरियड, इंट्रा ऑपरेटिव टाइम पीरियड में मोस्ट कॉमन नर्व कौन सी डैमेज हो सकती है? कौन सी हो सकती है? रेडियल नर्व पाल्सी, रेडियल नर्व डैमेज होगी, अल्नार हो सकती है, इंटरकोस्टल नर्व हो सकती है या कॉमन पेरोनियल नर्व जिसको सीपीएन बोलते हैं, कौन सी होगी? अगर ऐसा सवाल पूछा जाए पहली प्रायोरिटी कौन सी जाएगी? फर्स्ट या मोस्ट कॉमन नर्व डैमेज, पहला ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका अल्नार पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सीपीएन, कॉमन पेरोनियल नर्व, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में ये ज्यादा डैमेज होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल, दोस्तों ये जो दिख रहा है ये गाइड वायर है, कुछ इमेज दिखाता हूं, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। ये गाइड वायर है दोस्तों, गाइड वायर किसके लिए? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए गाइड वायर, यानी कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होगी उसकी ल्यूमन के अंदर एक वायर डालते हैं, उस वायर के सहारे हम क्या करते हैं? एयरवे को हम क्लियर करते हैं। एयरवे के अंदर पहले वायर को डालेंगे, उसके बाद में वायर को निकालेंगे, ट्यूब को प्लेस करेंगे, उसको गाइड वायर बोलते हैं। और ये गाइड वायर कलर जो आपको दिख रहा है किस चीज का है? ये कौन सा गाइड वायर है? ट्रेकियल ट्यूब इंड्यूसर। हेलो सर, हाँ सर फ्री हूं, मैं अभी आने वाला हूं ना। हाँ आप निकल जाओ, ठीक, ओके। चलिए, तो ये क्या है? ट्रेकियल ट्यूब इंट्रोड्यूसर, या इसको बोलते हैं बुगाई, ये याद रखना है। बुगाई के नाम से पूछा जाएगा क्या? BOUGIE, बुगाई के नाम से पूछा जाता है। बुगाई किस काम में आती है? किस काम में? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में ईटी ट्यूब के लिए गाइड वायर का काम करती है। कंप्लीट बात,
ये आएगा इसका इमेज, इस तरीके की इमेज मुझसे बुगाई है, कुछ दिखाना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों ये है आपके पास में, ये आपके पास में एक फोरसेप है, और ये फोरसेप है, ये फोरसेप काम में आती है एज ए गाइड वायर के लिए यूज करते हैं, हालांकि गाइड वायर की तरह नहीं पर गाइड के लिए यूज करते हैं। 80 ट्यूब को इससे होल्ड करके वो पेशेंट में आगे इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं मैगिल्स फोरसेप। ये है मैगिल्स, मैगिल्स फोरसेप है, ठीक है, मैगिल्स फोरसेप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, हमने बात की थी, एक चीज पढ़ी थी जब हमने एनेस्थेटिक एजेंट पढ़े थे, उस टाइम पे मैंने बताया था आपको कि मैक क्या होती है और कौन से एजेंट की कितनी मैक होती है। उस टाइम पे शायद अपन ने बात नहीं की थी, भूल गए थे या जो भी चीज हुई थी। अब देखिए मैक कितनी होती है। मैक होती है, मैक का मतलब होता है कि मिनिमम एल्यूलर कंसंट्रेशन, यानी कि किसी भी एनेस्थेटिक ड्रग को अपना इफेक्ट बनाने के लिए एल्यूलर को कम से कम कितनी अमाउंट की जरूरत है उस ड्रग की, उसको बोलते हैं मैक, मिनिमम एल्यूलर कंसंट्रेशन। जिस ड्रग की मैक जितनी कम होगी उसकी पोटेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। याद रखिए, सबसे पहले मिथॉक्सीफ्लोरेन, ये है मिथॉक्सीफ्लोरेन। मिथॉक्सीफ्लोरेन की मैक है 0.16%। अगर आपको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, चलिए नहीं दिख रहा मैं लिखूंगा। मिथॉक्सीफ्लोरेन की मैक है 0.16%, मोस्ट पोटेंट होगी। उसके बाद में हेलोथेन की है कितनी, हेलोथेन की है 0.74%। उसके बाद में आइसोफ्लोराइन 1.17%। उसके बाद में एनफ्लोरेन, एनफ्लोरेन की है 1.7%। उसके बाद में सीवोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन की 2.05%। उसके बाद में डेस्फ्लोरान, डेस्फ्लोरान की 6.0%। और अगर आपको सवाल पूछा जाए मैक्सिमम या मैक्सिमम मैक जो है वो किसकी होती है, वो होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड की कितनी, 104%। यानी इसको देना संभव ही नहीं है। किसी भी दवाई को 100% से, किसी भी दवाई को 100% से ज्यादा हम दे नहीं सकते, और 100% से ज्यादा नहीं दे सकते, तो उसके लिए एनेस्थीसिया इफेक्ट खोज करना बहुत बड़ी बात है, तो वो हो नहीं पाएगा। 104%, तो ये लिस्ट पोटेंट होती है, लिस्ट पोटेंट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ऑक्सीजन या गैस सिलेंडर के कलर, गैस सिलेंडर की कलर कोडिंग, चलिए गैस सिलेंडर की कलर कोडिंग, गैस सिलेंडर की कलर कोडिंग किस हिसाब से, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होगा उसका कलर कोडिंग कैसी होगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कलर कोड होगा, ये है बॉडी कलर, ये है शोल्डर कलर। आई होप दिख रहा है आपको, और थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं इसको, ठीक है। ऑक्सीजन बॉडी कलर कैसा होगा ऑक्सीजन का, ब्लैक, और शोल्डर कलर कैसा होगा, व्हाइट। प्रेशर कितना होगा इसके अंदर, प्रेशर कितना होगा, प्रेशर होगा इसका किलो पास्कल में 13,700। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पूछा गया है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड कैसा होगा, ब्लू होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा, ग्रे होगा। और बॉडी कैसी होगी, ग्रे होगी। और शोल्डर कैसी होगी, शोल्डर भी ग्रे। और इसका प्रेशर 4400 है, इसका प्रेशर कितना होगा, 5000 प्रेशर इसका होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में एयर का पूछा गया, एयर का बॉडी कलर जो होगा वो ग्रे होगा, और शोल्डर कैसा होगा, वो कैसा होगा, व्हाइट बैकग्राउंड या ब्लैक वाटर, ठीक है। 13,700 इसका है। एंटोनॉक्स, एंटोनॉक्स कैसा होगा, व्हाइट कलर का एंटोनॉक्स होगा, 13,700। ऑक्सीजन है, हीलियम कैसी होगी, ब्लैक कलर की बॉडी होगी, और शोल्डर कैसा होगा, वो व्हाइट क्वार्टर का होगा, और 13,700 इसका प्रेशर होता है। हालांकि प्रेशर से सवाल नहीं पूछे जाते, पर यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर देखिए ये है, ये एक दूसरा इमेज है, और वो ये इमेज जो है आई थिंक ये आपको और ज्यादा क्लियर दिखेगी। ये इमेज है ऑक्सीजन सिलेंडर की। क्या ऑक्सीजन का कैसा होगा, शोल्डर कैसा होगा, शोल्डर है व्हाइट, शोल्डर है व्हाइट और बॉडी ब्लैक। नाइट्रस ऑक्साइड का कैसा, ब्लू है, ब्लू है। साइक्लोप्रोपेन ऑरेंज कलर का होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे कलर की शोल्डर होगी, बॉडी कैसी होगी, ग्रे कलर की। एयर का कैसा होगा, व्हाइट कलर की शोल्डर, ग्रे कलर की बॉडी। नाइट्रोजन की कितनी होगी, ब्लैक कलर का होगा पूरा सिलेंडर। एंटोनॉक्स कैसा होगा, व्हाइट होगा शोल्डर और ब्लू होगा बॉडी। ये याद आपको रखना है, ठीक है। नमस्कार, ये जो क्लास है वो टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे थे। हमने कोशिश की कि एनेस्थेटिक एजेंट जो है उनके बारे में कम से कम इतना अच्छा पढ़े कि एग्जाम में सवाल है वो पूछ ही लिया जाए। हमने दोस्तों अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी।
हमने कोशिश की कि यार हम क्लास में कुछ पढ़े और कुछ रिवाइज जरूर हो, कुछ अच्छी चीजें पढ़ लें, ताकि आने वाले एग्जाम में हम जो है वो राइट आंसर करने के कम से कम कगार पे खड़े हो। और हम उम्मीद है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। आज के टॉपिक जो है वो जरूर थोड़ा सा कम लेंथ वाला रहा है, क्योंकि अपना कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाया। आप मेरे से सवाल पूछते, मैं आपके जवाब देता और बेहतरीन जो है वो कम्युनिकेशन डेवलप होता अपने बीच में। पर कोई बात नहीं है, ये मुझे पता है मेरे बच्चे, मेरे एस्पिरेंट जो हैं वो इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। और ये लेक्चर जो है आपके लिए स्पेशली बनाया गया था। आज इस लेक्चर के साथ में एनेस्थेसिया का जो पार्ट है, जो टॉपिक है, वो हम खत्म करते हैं और हम अब आते हैं एक फार्मेकोलॉजी की महामैराथन के साथ में। नमस्कार, मिलते हैं एक बार फिर से एक नए और जबरदस्त क्लास के साथ में, जो एक रैपिड रिवीजन वाली क्लास होगी। आई होप द नेक्स्ट क्लास विल बी रिलेटेड टू फार्मा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी में जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो भगवान को, सरस्वती माँ को दिख रही है। तो जीत आपकी सुनिश्चित है दोस्तों, बहुत जल्द आपके और आपके परिवार को बहुत जल्दी ही खुशी मिलने वाली है। बस अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ना है। कभी भी जीवन में ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि यार थोड़ा सा मैं और पढ़ लेता ना तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। जिस दिन अगर ये आपके मन के अंदर आ गई कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो सिलेक्शन हो जाता, इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई में कमी रही है। जिस दिन हार जाओ जीवन में, पर कभी ये नहीं सोचना कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो हो जाता। आपको ये पढ़ना कि मैंने जो पढ़ा वो बेस्ट पढ़ा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। तो ये इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मिलते हैं नई क्लास के साथ में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।